आज से कुछ साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भव्य हवेली हुआ करती थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि गांव वालों का कहना था कि इसकी दीवारों में अनगिनत रहस्य और कई अनसुलझी कहानियां छिपी हैं। और फिर उस हवेली में एक परिवार रहने आया। वो परिवार जो आधुनिकता में विश्वास रखता था, किसी भी तरह की अंधविश्वास से परे था। उन्होंने गांव वालों की कहानियों को महज अफवाह समझा और हवेली में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को हवा के झोंकों के साथ कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती, दीवारों पर छायाएं दिखती और जैसे कोई अदृश्य ताकत उस हवेली में घूमती रहती। एक दिन परिवार का सबसे छोटा बेटा अचानक से हवेली के पिछले हिस्से में बने पुराने कुएं के पास मिला। वह बुरी तरह से डर गया था और उसने कहा कि उसने किसी अजनबी को वहां देखा था। लेकिन जब वहां जाकर देखा गया तो वहां कोई नहीं था। बस उस कुएं से निकलती ठंडी हवा और चारों तरफ घना अंधेरा था। फिर एक रात परिवार के मुखिया को रात के बीच में किसी औरत की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने उठकर देखा तो कमरे के एक कोने में एक साया खड़ा था। वो चीख मानो उनके कानों में गूंज रही थी। उनके शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन उनके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वो साया उनके करीब आने लगा। हवेली के मुखिया राजेश को उस रात किसी औरत की चीख सुनाई दी थी। जब उन्होंने कमरे के कोने में देखा तो वहां एक साया खड़ा था। राजेश का शरीर पसीने से भीग गया था। जैसे ही वह साया उनके करीब आया, उनकी आंखें डर के मारे बंद होने लगी। लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह साया गायब हो गया। राजेश ने राहत की सांस ली, पर उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने अपने परिवार को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उनकी पत्नी सुमित्रा ने इसे उनकी थकान और हवेली की पुरानी हालत का असर समझा। लेकिन राजेश जानते थे कि जो उन्होंने देखा था वह महज एक भ्रम नहीं था। फिर उसी रात हवेली के एक और कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। परिवार का सबसे छोटा बेटा अनुज अचानक चीखते हुए अपने कमरे से बाहर भागा। उसने कहा कि उसने एक बूढ़ी औरत को अपने कमरे में देखा था जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से का भाव था। अनुज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राजेश और सुमित्रा ने उसे संभाला और पूरी रात उसके साथ बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं और भी भयावह होती गईं। रात में किसी के चलने की आवाजें, अचानक जलती बुझती लाइट्स और हवेली के कोनों में छुपी हुई परछाइयां। परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे इस डर में जीने लगे कि कब क्या हो जाए। और फिर एक रात राजेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से बात की जो उस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी पत्नी, जिसे लोग चंद्रिका देवी कहते थे, अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव वालों का कहना था कि उनकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। राजेश ने यह सुनकर ठान लिया कि वह चंद्रिका देवी की आत्मा का सामना करेंगे। रात के सन्नाटे में हवेली का हर कोना भयानक लग रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों से जैसे किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाजें आ रही थी। राजेश के दिल में डर था, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह अकेले ही हवेली के उस हिस्से में गए जहां पर पुराने सामान और पुरानी तस्वीरें रखी थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और वहां की हवा अचानक से ठंडी हो गई। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। वह पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि चंद्रिका देवी की थी। उनकी आंखों में अजीब सी कशिश थी, जैसे कि वह राजेश को अपनी ओर खींच रही हों।
राजेश ने पेंटिंग की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक जोर की हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उनकी आंखों के सामने अचानक ही एक परछाई दिखी। यह वही साया था जिसने उन्हें पहले भी डराया था, पर इस बार वह और भी स्पष्ट रूप में दिख रहा था। राजेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साया धीरे धीरे पास आता गया और अचानक हवा में उसकी धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि वह उस गांव के बुजुर्ग से इस साए के पीछे की असलियत के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अगले दिन राजेश उस बुजुर्ग के पास गए और पूरी घटना का जिक्र किया। बुजुर्ग ने बताया कि चंद्रिका देवी की शादी उस व्यापारी से जबरदस्ती कर दी गई थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। उन्होंने अपने प्यार का इंतजार किया, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। जब उनकी मौत हुई, उनकी आत्मा उस हवेली में फंस गई और तब से वह इसी इंतजार में है कि उनका प्रेमी वापस आए और उनके साथ इस दुनिया से उन्हें मुक्त करे। राजेश ने सोचा कि शायद कोई तरीका है जिससे इस आत्मा को शांति मिले। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जिससे चंद्रिका देवी को सुकून मिल सकता है। बुजुर्ग ने एक आखिरी उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उस आत्मा को विश्वास दिला सके कि उसका प्रेमी लौट आया है और उसे मुक्ति मिल सकती है, तो शायद वह आत्मा हवेली छोड़ दे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश ने एक योजना बनाई थी कि वह उस साए से मिलकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि उसका प्रेमी लौट आया है। उसने एक पुराने कोट और टोपी को पहनकर खुद को चंद्रिका देवी के प्रेमी की तरह पेश किया। राजेश के दिल की धड़कनें तेज थीं और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने हल्की सी आवाज में पुकारा, चंद्रिका, मैं लौट आया हूं। कुछ ही क्षणों में हवेली में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और फिर दीवारों से गूंजती हुई चंद्रिका देवी की आवाज सुनाई देने लगी, तुम सच में लौट आए। राजेश को उसकी आवाज सुनकर लगा कि शायद उसकी योजना काम कर रही है, पर उसी पल उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक कमरे में एक साया प्रकट हुआ और धीरे धीरे वह साया उसी सूरत में बदल गया जैसा चंद्रिका देवी को गांव वाले बयान करते थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। चंद्रिका देवी की आत्मा ने राजेश को घूरते हुए कहा, तुम मेरे प्रेमी नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया। राजेश घबरा गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उस साए के सामने डूब गई। चंद्रिका देवी का साया उसकी ओर बढ़ता गया और जैसे ही वह करीब आई, राजेश का शरीर एक जगह जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कानों में एक तीखी चीख गूंज रही थी और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने को है। तभी राजेश की पत्नी सुमित्रा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से उसका नाम पुकारा। वह हड़बड़ाकर होश में आया और देखा कि चंद्रिका का साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। सुमित्रा ने उसे कमरे से बाहर खींचा और दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। दोनों की सांसें तेज थीं और उन्होंने तय किया कि वह अब कभी इस हवेली में वापस नहीं आएंगे। राजेश और उसका परिवार उस रात के बाद कभी उस हवेली में नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद से चंद्रिका देवी का साया और भी खतरनाक हो गया है। हवेली की दीवारों से अब भी उसकी चीखें गूंजती हैं और जो भी उस हवेली में कदम रखता है वह कभी सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाता। हवेली से लौटने के बाद भी राजेश का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि चंद्रिका देवी की आत्मा का असली सच अभी भी उसके सामने नहीं आया। एक दिन गांव के कुछ लोग हवेली में घटी अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे।
किसी ने कहा कि चंद्रिका देवी की आत्मा को शायद मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका अधूरा काम पूरा न हो जाए। यह सुनकर राजेश ने एक बार फिर से उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बार पूरी तैयारी के साथ वहां जाने की योजना बनाई। वे सब रात के अंधेरे में हथियार और कुछ पवित्र चीजें लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, फटी हुई खिड़कियां और हर जगह फैली धूल ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस कमरे में जाना होगा जहां पर चंद्रिका देवी की पेंटिंग लगी है। शायद वही हमें कुछ सुराग मिले। वे सभी उस कमरे में पहुंचे और राजेश ने दीवार पर लगी पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे पेंटिंग के पीछे एक पुराना कागज मिला। उस कागज पर एक पत्र लिखा था जिसमें चंद्रिका देवी ने अपने प्रेमी के नाम एक संदेश छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वह उससे मिलने के लिए हवेली के पुराने कुएं के पास गई थी, लेकिन वहां कुछ अजीब हुआ। पत्र पढ़ते ही राजेश को समझ में आ गया कि उसे हवेली के पिछले हिस्से में बने कुएं के पास जाना होगा। वे लोग कुएं के पास पहुंचे। राजेश ने कुएं के अंदर झांक कर देखा और अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह साया धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलने लगा। यह वही साया था, चंद्रिका देवी का। उसकी आंखें इस बार गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे प्रेमी से मिलने का वादा किया गया था, लेकिन वो मुझे धोखा देकर चला गया। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। राजेश ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। राजेश ने अपने दोस्तों की मदद से कुएं में उतरकर कुछ पुरानी चीजें ढूंढी। उन्हें एक पुराना कंगन और एक पत्र मिला जो शायद चंद्रिका देवी का प्रेमी उसके लिए छोड़कर गया था। उसमें लिखा था, मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता। राजेश ने वह कंगन और पत्र चंद्रिका देवी की आत्मा के सामने रखा। जैसे ही उसने ये चीजें देखीं, उसकी आंखों में शांति का भाव आ गया। उसने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली में शांति है। चंद्रिका देवी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। राजेश और उसके दोस्तों ने हवेली छोड़ते हुए एक बार फिर उस सन्नाटे को महसूस किया, पर इस बार वह सन्नाटा डरावना नहीं था बल्कि सुकून से भरा था। तो दोस्तों, यह थी दहशत की दास्तान की कहानी। एक सच्चाई जो समय के पर्दे में कहीं छिपी हुई थी, आखिरकार सामने आ ही गई। लेकिन याद रखिए, हर आत्मा को मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और साए से सावधान।